मैं अनीश कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज हाजिर हूं एक स्टैटिक जीके का सीरीज के साथ जो कि एसएससी जेई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये मेरा यकीन मानिए, अगर आप इस सीरीज को पूरा करते हैं और सही से पढ़ते हैं तो ये मैं यकीन के साथ दिलाता हूँ कि आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, स्टैटिक्स के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे आपके। तो आप इस सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें और हमेशा कंटिन्यू रहें। दोस्तों देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद एसएससी जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूं और मैं इसे भली भांति समझता हूं कि एसएससी जेई का क्या पैटर्न है, वो स्टैटिक्स कहां से पूछता है। तो यार आप लोग को ये चीज़ समझना होगा कि उसका पैटर्न क्या है। उसी पैटर्न के आधार पर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेस पे हम स्टैटिक्स क्वेश्चन को उठाएँ और यहाँ पे लाएँ। तो उसी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में आज आपको यहाँ कराने वाला हूँ। तो आप ध्यान से जरूर पढ़ें और इन सभी बातों को नोट भी करते चलेंगे साथ साथ और यह ध्यान में रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में भारत का प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था। मार्च 2019 में भारत का प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह जस्टिस पीसी घोष। पीसी घोष इनका पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष। दोस्तों आप इस नाम को जरूर याद रख लेंगे। ये हमारे जस्टिस भी थे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं और ये जिस समय इनका अनाउंसमेंट हुआ था उस समय वही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हो चुके थे उस समय सुप्रीम कोर्ट से ये, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं पिनाकी चंद्र घोष। ये भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति इन्हीं के रूप में की गई थी। तो इस बात को आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे, नोट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस तक में ये सवाल पूछे गए हैं। तो इस बार एसएससी जेई के एग्जाम में भी पूछने की इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो कि हमारे को सवाल नंबर 2। तो सेकेंड क्वेश्चन नंबर है कि सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। Who was the first Indian to receive the Raymond Magsaysay Award for his contribution to community leadership। दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड हाल में ही चर्चा था जब ये अवार्ड जो है एनडीटीवी के जो संपादक थे रवीश कुमार उन्हें दिया गया था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और यह सबसे पहले सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए जो जिस भारतीय को मिला था रेमन पुरस्कार, उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे वह इंसान है जिन्हें पहला भारतीय रूप में रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, आचार्य विनोबा भावे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए उससे पहले एक नोट पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है, नोट पॉइंट में आपको बता दूं कि अमिताभ चौधरी इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन जर्नलिज्म। दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड इन जर्नलिज्म। अमिताभ चौधरी पहले भारतीय हैं जिन्हें यह जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में मिला है। जैसे कि मैं भी चर्चा किया था कि रवीश कुमार जी को जो एनडीटीवी के संपादक थे, एंकर थे, उन्हें जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये हाल में ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो सबसे पहले ये जो अवार्ड कोई भारतीय को अगर मिला है जर्नलिज्म के क्षेत्र में तो उनका नाम है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। तो ये इसका सही आंसर है जीएस कुरूप, ज्ञान शंकर कुरूप। देखिए दोस्तों एसएससी आजकल ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार पूछते हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था सबसे पहले भारतीय में। तो यह है जीएस कुरूप जी, जो कि जिनका पूरा नाम ज्ञान शंकर कुरूप है। और अभी हाल ही में प्रेजेंट में जो 57 नंबर का जो मिला है अवार्ड वो मिला है दामोदर मौजा जी को। इससे पहले जो 56 नंबर का जो अवार्ड मिला था वो मिला था नीलमणि फूफन जी को। तो अभी 2 सवाल आपको जरूर याद रखना है, जीएस कुरूप जिन्हें सबसे पहले मिला था और अभी प्रेजेंट में जिन्हें मिला है दामोदर मौजा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4। किसे भारत के नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है। भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे माना जाता है। तो इसका इस सवाल का सही आंसर है JRD टाटा, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ये जो अभी इसका प्रेजेंट में जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, ये भी चीज़ आपको की पॉइंट रखना है माइंड में कि अभी जो भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस से भाजपा में आए थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं।
तो वो अभी भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जिसे आप जहाज रानी मंत्री भी बोल सकते हैं, जो हवा में हवाई जहाज उड़ते हैं उनके मंत्री हैं वो। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, मिनिस्ट्री भी कभी कभी पूछ लेती है और मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी पूछते हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों हाल ही में आपने एक मूवी देखी होगी शिद्दत, उसमें एक चैनल पार करता है, वहाँ का एक्टर जो होता है सन्नी कौशल, वो एक नदी को, समुद्र को पार कर रहा होता है। वही चैनल जो है इंग्लिश चैनल है। उस अंग्रेजी चैनल को सबसे फर्स्ट जो है किसी भारतीय ने पार किया था, भारतीय महिला ने पार किया था, तो उनका नाम है आरती साहा। जी हाँ, आरती साहा ने वो फर्स्ट भारतीय महिला है जो कि इंग्लिश चैनल को पार की थी तैरकर। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस नाम को आप बहुत अच्छे से पहले बात याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है आरती साहा। बहुत सारे सवाल एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, आप इसे याद रख लेंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये, इसे तो एकदम ध्यान में रखेंगे। आरती साहा, ये नाम आपके जुबान पे होना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है? ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड? तो दोस्तों पूछा है कि जो विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर है वो किस झील पर है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है डल झील, डल लेक, जो कि श्रीनगर कश्मीर में है, आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द सनराइज फर्स्ट अपीयर? भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? दोस्तों दो चीज आपको याद रखना है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय दिखाई देता है और किस राज्य में सबसे लेट से सूर्यास्त होता है। तो दोनों का आपको सवाल जरूर याद रखना है। मैंने यहाँ पे सूर्योदय का सिर्फ लिखा है, आपको सूर्यास्त भी याद रखना है कि सबसे पहले जो सूर्योदय होता है भारत में वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, लेकिन जो सबसे अंत में सूर्यास्त होता है वो गुजरात में होता है। तो आपको इस सवाल का भी आंसर याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों देखिए, ये जो सीरीज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जहाँ से तैयारी किया था तो उसका सोर्स भी यही था, यही सब चीज़ मैं पढ़ता था। कुछ ज़्यादा चीज़ें हम नहीं पढ़ते थे, यही सब चीज़ पढ़ते थे। तो आपको भी यही सब चीज़ पढ़ना है और वही सोचकर मैं अपने अनुभव से आपके लिए ये सब चीज़ लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इनका नाम है सुकुमार सेन। जी हाँ, सुकुमार सेन जी, जो कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। अभी में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो है राजीव कुमार। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि अभी जो प्रेजेंट में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आर्टिकल भारत के 324 में इसे मेंशन किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और अभी जो प्रेजेंट में है वो है आपके राजीव कुमार। इस चीज को आप याद रखेंगे, राजीव कुमार जी का नाम आप याद रखेंगे, ये नाम आपको भूलना नहीं है। प्रेजेंट में सीईसी है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के, तो आपको इसे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज इंडिया फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? दोस्तों दो तरह की विश्व धरोहर होती हैं, जैसे एक अमूर्त टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। तो दोस्तों इसमें जो एक मिश्रित है, मतलब कि दोनों है वो चीज, तो उसका पहला जो मतलब पार्क है वो जो कि विश्व विरासत सूची में भारत का है और शामिल है विश्व विरासत सूची में, तो उसका नाम है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। दोस्तों यहाँ कंचनजंगा नेशनल पार्क का जो सही स्पेलिंग है वो जिसे मैंने स्टार मार्क किया है वो है, लोग इसे ऐसे भी इस तरह से भी कंचनजंगा लिखते हैं, जहाँ पे मैं इसे मेंशन कर रहा हूँ इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन जो सही आप गूगल वगैरह पे कहीं पे भी देखिएगा तो उसका करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ऐसा शो करता है और यही है। हम लोग तो मतलब लिख लेते हैं अपने इंडियन लैंग्वेज में ऐसे, लेकिन ओरिजिनल ये कंचनजंगा है जो यहाँ पे मैं टिक मार रहा हूँ। तो याद रखिएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एकमात्र ऐसा भी मिश्रित है जो कि विश्व विरासत स्थल में मिश्रित सूची में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हु वाज द इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन थे? दोस्तों जनरल बिपिन रावत सर हमारे भारत के पहले रक्षा प्रमुख रहे हैं और इनके लिए सर दिल से सम्मान है हमारे दिल में। जनरल बिपिन रावत सर अभी प्रेजेंट में अनिल चौहान सर बने हैं जो कि दूसरे नंबर में चीफ डिफेंस स्टाफ है इंडिया के। अभी प्रेजेंट में अनिल चौहान सर हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना है। तो इस नाम को तो याद रखना ही है आपको, अनिल चौहान सर का भी नाम आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड? दोस्तों ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में, जहाँ की 2016 का ओलंपिक भी हुआ था। आपको ये प्लेस याद रखना है, रियो डी जेनेरियो, जहाँ के 2016 का ओलंपिक भी हुआ था और यहीं पहला पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ है। तो ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मार्क कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे लंबी डेल्टा कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी डेल्टा भारत की सुंदरबन डेल्टा है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे। इसका सुंदरबन डेल्टा है, कहीं कहीं इसका नाम गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा भी देता है, दोनों सेम है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों सेम नेम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। लॉन्च व्हीकल ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन वाज, मतलब ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च हुआ था उसमें किस व्हीकल का यूज किया गया था? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जो लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है कि किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था। तो PSLV C-25, PSLV डेट मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये सवाल पूछता है कि किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, कौन सा मिशन था। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि PSLV C-25 से मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मॉम भी कहते हैं, वो लॉन्च किया गया था। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? एट विच प्लेस इंडियाज ऑपरेटिंग ओल्डेस्ट रिफाइनरी सिचुएटेड? भारत का सबसे पुरानी रिफाइनरी, जी हाँ ये सबसे पुरानी रिफाइनरी, ये सवाल भी पूछा गया था, IOCL का पेपर एक बार हुआ था, वहाँ ये सवाल भी पूछा गया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक के रूप में रखता है अपना पोजीशन, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। डिगबोई, असम के डिगबोई में सबसे पुराना रिफाइनरी भारत का स्थित है। तो इस सवाल को आप मार्क कर लेंगे, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, अच्छे से इसे लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। डिगबोई असम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन है? भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन है? दोस्तों यहाँ पे डबल ए रिपीट हो चुका है, इसे आप काट लेंगे। भारत का परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन है, ये रखेंगे। तो यहाँ पे जो सवाल है वो है कि भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन है? तो याद रखेंगे अप्सरा। अप्सरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है, परमाणु रिएक्टर सबसे पुराना कौन है भारत का? तो अप्सरा, आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रमा यान प्रथम कहां से शुरू किया गया था? आ गया ना दोस्तों ये सवाल कि चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट कहां से शुरू किया गया था? तो आपको याद रखना है कि यह जो मिशन स्टार्ट किया गया था वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया था। तो आप इस सवाल को भी याद रखेंगे, ये प्लेस भी बहुत बार पूछ देता है कि कहां से किस चीज को लॉन्च किया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, बने रहिए हमारे साथ। तो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है विथ विच स्पोर्ट कोनेरू हम्पी इज एसोसिएटेड? कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों यह भी सवाल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में SSC के भी है और बहुत सारे एग्जाम के ट्रेंडिंग में है कि किसी प्लेयर का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि यह प्लेयर किस खेल से संबंधित है या इस खेल से संबंधित प्लेयर का नाम बताएं। तो आपको याद रखना है कि कोनेरू हम्पी जी का संबंध चेस से है। कोनेरू हम्पी जी का संबंध चेस से है। इस सवाल को आप जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इस सीरीज में सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिमिटेड कंटेंट ही लाता हूं, आप लोगों के लिए चुनकर लाता हूं कि आप लोग, मुझे पता है टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक पढ़ना एक रेयरेस्ट काम है आप लोगों के लिए, टेक्निकल के बच्चों के लिए। तो इसलिए मैं एक लिमिटेड कंटेंट ही लाता हूं, यूजफुल कंटेंट लाता हूं। आप इसे पढ़ें और बेझिझक रहें, आपके सवाल नहीं छूटेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हु इज नोन एज हरियाणा हरिकेन? हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों अपने 1983 वर्ल्ड कप के जो विजेता टीम थी उसके हीरो रहे कपिल देव सर, उन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे, हरियाणा हरिकेन कपिल देव सर, याद रखेंगे इस नाम को आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉन द फीफा वर्ल्ड कप द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? आ गया ना सवाल फीफा वर्ल्ड कप का। तो यहाँ पे सवाल पूछा है निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है? दोस्तों हाल ही में फीफा विश्व कप हुआ था
जिसमें कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया है और अपने पहली बार अपने नाम खिताब किया है मेसी ने। तो इस चीज को भी, सवाल को भी याद रखना है कि ब्राजील ने कितनी दफा सबसे ज्यादा ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो कितनी दफा? तो 5 दफा, 5 टाइम्स। इस चीज को भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला सबसे मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है और कंट्री है, आपको ये याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो हमारा आखिरी और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 20 है कि किन 2 भारतीयों ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं? विच 2 इंडियन हैव वॉन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? दोस्तों 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ जापान में, उससे पहले ये सवाल इस तरह से आता था, विच ओनली इंडियन हैव वॉन एन इंडिविजुअल गोल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल? तो इसका आंसर पहले जो था सिर्फ अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटिंग में जीते थे 2008 बीजिंग ओलंपिक में, तो सिर्फ ये इनका नाम आता था। लेकिन 2020 जो कि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ जापान में, उसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता जेवलिन थ्रो में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतकर इस नाम को डबल कर दिया है। पहले सिर्फ अभिनव बिंद्रा जी का नाम आता था इंडिविजुअल में, लेकिन अब नीरज चोपड़ा जी ने भी इंडिविजुअल रूप से इसे जीत लिया है। तो याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार का है, क्योंकि ये सवाल जरूर बनेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पहले सिर्फ अभिनव बिंद्रा जी के बारे में पूछा जाता था, अब नीरज चोपड़ा जी भी जो है इंडिविजुअल रूप से सिंगल जेवलिन थ्रो में इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो आपको इस चीज को भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। और 2020 का टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान में हुआ था 2020 का ओलंपिक, आपको याद रखना है। इसमें इंडिया की रैंक कौन सी रही थी? तो 48 रैंक रही थी। इसमें इंडिया ने कितने गोल्ड जीते? तो 1 गोल्ड मेडल जीते, 2 सिल्वर मेडल जीते एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये भी आपको याद रखना है, 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 2 एंड ब्रॉन्ज 4, ये डाटा भी आपको याद रखना है। और इंडिया की रैंक क्या रही थी इस ओलंपिक में? तो 48, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो यही सेशन मैं आपको कल भी लाऊंगा, प्रतिदिन लाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आज आपके सामने आया था। आशा करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा होगा ये। तो जैसा भी रहे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस भी और यहाँ प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो मैं उसे जरूर बनाऊंगा, डालूंगा। और इस पे भी कमेंट करें कि आपको यह सेशन कैसा लगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स के साथ। थैंक यू।